मोहन की 3 सालियां थी, अंजलि, प्रीति और काजल। मोहन कहने को तो जीजा था, पर जीजा से ज्यादा वो तीनों सालियों को अपनी बेटी समझता था, क्योंकि मोहन के सास ससुर मोहन और अनीता की शादी के बाद गुजर गए थे। इसीलिए मोहन अपनी तीनों सालियों को अपनी जिम्मेदारी समझता था। ऐसे ही एक दिन मोहन अपनी सबसे छोटी साली काजल को बोलता है। काजल, क्या बात हो गई? कॉलेज नहीं जा रही आजकल तुम? कोई बात है क्या? हाँ जीजा जी, सब सही है। बस मैं तो ऐसे ही नहीं जा रही हूँ कॉलेज। अच्छा, कॉलेज नहीं जा रही हो तो कोई तो रीजन होगा। पढ़ाई में कोई दिक्कत हो रही हो या कुछ बात है तो बताओ। कुछ नहीं जीजा जी, बस ऐसे ही। अब मेरा मन नहीं करता पढ़ने का। क्या कहा? पढ़ने का मन नहीं है? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? और पढ़ाई लिखाई से तो तुम्हें इतना प्यार है, फिर तुम इसे छोड़ना क्यों चाहती हो? देखो, कोई परेशानी दिक्कत है तो बताओ। कॉलेज में कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं जीजा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस वो काजल, तुम मुझे बताओगी नहीं तो इसका हल कैसे निकलेगा? तुम्हारा जीजा नहीं, भाई समझ के बताओ मुझे कि बात क्या है। जीजा जी, वो दरअसल बात ये है कि साल के अंत में एग्जाम होने वाले हैं और एग्जाम फीस बहुत ज्यादा है। इस वजह से मैं एग्जाम देना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है आप अकेले बहुत कुछ करते हो। आपके ऊपर अपने घर की भी जिम्मेदारियां हैं, साथ में हमारे घर की भी। तो बस मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। अरे, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अरे, तुम मेरी बेटियां जैसी हो और तुम्हारी जिम्मेदारी मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? देखो, अगर तुम्हारी जगह मेरी बेटी होती या बहन होती तो उसके लिए भी करता ना। तो तुम्हारे लिए करूंगा तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? और तुम लोगों को कोई दिक्कत परेशानी या कमी होती है ना तो बताया करो मुझे। जब तक बताओगी नहीं, पता कैसे चलेगा मुझे? और वैसे भी तुम्हें इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्या कि एक छोटी सी दिक्कत के कारण तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ के बैठ जाओ? मैं तुम्हें इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम तरक्की करो। और बात रही तुम्हारी फीस की, वो मैं जमा करवा दूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आइंदा से ना कोई भी ऐसी दिक्कत या परेशानी हो तो बता देना मुझे। रहने दीजिए जीजा जी, आप क्यों बेकार में परेशान हो रहे हैं? मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को वादा किया था कि तुम तीनों को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाऊंगा। और तुम क्या चाहती हो कि वादा तोड़ दूं मैं? हाँ, वो भी इसलिए कि मुझे परेशानी होगी। मुझे कोई परेशानी नहीं है। तुम लोग पढ़ोगे लिखोगे ना तो मुझे ऐसा लगेगा कि जैसा मेरा जीवन सफल हो गया है। सच में जीजा जी, हम तीनों बहनें बहुत खुश नसीब हैं कि हमें आप जैसे जीजा जी मिले हैं। अच्छा बाबा, ठीक है, अब जल्दी से कॉलेज जाओ और पढ़ाई करना शुरू करो। और कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे अब। काजल बहुत खुश होती है और वो तुरंत कॉलेज चली जाती है। तभी अनीता अपने पति के लिए चाय लेकर आती है और उसे चाय देते हुए बोलती है। क्या बात है? बहुत देर से जीजा साली के बीच बातें हो रही थी। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, बस कॉलेज की फीस जमा करनी थी, उसी की बात कर रहे थे हम। अच्छा, तो मतलब ये बात है, जीजा साली मिलकर कॉलेज फीस को लेकर बातचीत कर रहे थे और एक मैं हूँ जिसे किसी भी चीज से कोई मतलब ही नहीं होता, बस खाना बनाना, बर्तन धोना, बस। अब तुम क्यों ऐसा बोल रही हो? तुम भी तो हमारे लिए कितना कुछ करती हो। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, शाम को मार्केट से सब्जी ले आना, घर में बिल्कुल भी सब्जी नहीं है। ऐसे ही समय बीतने लगता है और अब मोहन को अपनी बड़ी साली अंजलि की शादी की चिंता होने लगती है और वो इस बारे में अपनी पत्नी से बातचीत करता है। अनीता, मैं क्या सोच रहा था कि हमारी अंजलि बहुत बड़ी हो चुकी है, पढ़ाई भी उसकी हो चुकी है, तो क्यों ना उसके हाथ पीले कर दिए जाए। आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं भी कई दिनों से सोच रही थी कि मैं आपसे इस बारे में बात करूं, पर मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। पर अनीता, शादी करवाने से पहले अंजलि से पूछना होगा। अगर वो किसी से प्यार करती होगी ना तो पहले हम उसे मिलेंगे तो जानेंगे, परखेंगे, समझेंगे, और वो ठीक हुआ तो ही शादी करवाएंगे उससे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। रुको, मैं अभी अंजलि को बुलाती हूँ। दोनों अंजलि को अपने कमरे में बुलाते हैं और कहते हैं। अंजलि, तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारी दीदी और मैं तुम्हारे बारे में कितना सोचते हैं। हम सोच रहे थे कि तुम्हारी शादी कर दे। अगर कोई पसंद है तो बता दो। जीजा जी, मेरे मन में कोई लड़का नहीं है और आपने हमारे लिए जो भी कुछ किया है ना, वो कोई सगा भाई भी नहीं करता। इसीलिए आपको अपने हिसाब से जो भी मेरे लिए पसंद हो ना, वो मुझे स्वीकार होगा। तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे अच्छा लगा। अब देखना तुम्हारा जीजा ना सबसे अच्छा दूल्हा लेकर आएगा दुनिया का। जीजा साली का रिश्ता होने के बावजूद मोहन अपनी तीनों सालियों को बहुत प्यार करता था और इन तीनों को ही अपनी छोटी बहन की तरह मानता था। इसीलिए अब मोहन अंजलि के लिए अच्छा लड़का देखना शुरू कर देता है। देखते ही देखते
अंजलि के लिए अजय नाम के लड़के का रिश्ता आता है। अजय दिखने में बहुत स्मार्ट था और वो एक बड़ा बिजनेसमैन भी था। साथ ही मोहन अजय और उसके परिवार वालों से बातचीत करके उन दोनों का रिश्ता फिक्स करवा देता है। साली साहिबा, अब आप ना अपनी शादी की तैयारी में लग जाओ। लड़के वालों को आप पसंद आ गई हो और वो चाहते हैं शादी जल्द से जल्द हो जाए। इस तरह घर में जोर शोर से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अंजलि भी इस रिश्ते से बहुत खुश थी। देखते ही देखते शादी के दिन नजदीक आ जाते हैं। मोहन हंसी खुशी धूमधाम से अपनी साली की शादी कर उसे विदा कर देता है। ऐसे ही एक दिन मोहन की माँ कमला उसे फोन करती है और बोलती है, क्या बात है मोहन, लगता है तू तो अपने माँ बाप को एकदम से भूल गया है। अरे कभी ससुराल से हटकर अपने माँ बाप को भी देख लिया कर। क्या बात है माँ, आप परेशान क्यों? सब ठीक तो है ना? अरे क्या ठीक है, तू जितने पैसे कमाता है सारे पैसे अपने सालियों के ऊपर उड़ा देता है। अरे माँ बाप के प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती तेरी? माँ, आप भी तो बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास पापा है, भाई है, और भाई तो अच्छा खासा कमाता है, तो आपको किसी चीज की दिक्कत ही कहाँ होती है? अगर दिक्कत हो तो मुझे बताइए ना, मैं आपकी भी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। लेकिन माँ, अभी मैं वापस नहीं आ सकता क्योंकि इन तीनों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मैं अपना वादा कभी तोड़ूंगा नहीं। जब तक इन तीनों की शादी नहीं होती मैं घर वापस नहीं आऊंगा। ठीक है, तू अपने ससुराल की जिम्मेदारी को पूरा करता रहे। आज के बाद अपनी गंदी शक्ल ना मत दिखाना मुझे। और हाँ, अगर मैं मर जाऊँ ना तो मेरी अर्थी को कंधा देने मत आइयो तू। अरे माँ, ऐसा क्यों कह रही हो आप? कुछ गलत तो नहीं कर रहा मैं। कन्यादान कर रहा हूँ। कन्यादान करना दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य होता है और मुझे ये सौभाग्य 3 बार प्राप्त होगा। माँ, आपको खुश होना चाहिए अपने बेटे के लिए कि आपका बेटा वो करने जा रहा है ना जो जल्दी कोई कर नहीं पाता है। और माँ, अगर इनकी जगह मेरी बहन होती तो क्या आप यही बोलती कि जिम्मेदारी छोड़ दो, मत करो? माँ, जब तक इन तीनों की शादी नहीं होती मैं वापस नहीं आने वाला। मोहन की माँ गुस्से में फोन काट देती है। अपनी माँ के मुंह से उल्टी सीधी बात सुनने के बाद मोहन को बुरा महसूस होता है। तभी वहाँ अनीता आती है और अपने पति को समझाती है। देखो, मैं जानती हूँ कि माँ जी ने तुम्हें बहुत कुछ सुनाया है और अगर तुम्हें लगता है कि तुम हमारी मदद करके अगर कुछ गलती कर रहे हो तो तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। अगर तुम चाहो तो अपने घर जा सकते हो। तुम पागल हो क्या? क्या बोले जा रही हो तुम? मुझे माँ की बात का बुरा लगा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जिम्मेदारी छोड़ दूं, तुम्हारा साथ छोड़ दूं। मैं कहीं नहीं जाने वाला, समझी तुम? और पहली बात तो ये कि ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इन लोगों को अपनी बेटी मानता हूँ, तो मैं इनकी सारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। और जब तक इन तीनों की शादी नहीं होती मुझे कोई रोक नहीं सकता ये जिम्मेदारी उठाने से, समझी तुम? सच में मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मुझे तुम्हारे जैसा पति मिला और मेरी बहनों की किस्मत बहुत अच्छी है कि उन्हें तुम्हारे जैसा जीजा मिला। मोहन बहुत ही ज्यादा समझदार था। अपनी माँ के मुंह से लाख ताने सुनने के बाद भी वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटता और अपनी सालियों को दिन रात मेहनत करके एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाता है। ऐसे ही मोहन की छोटी साली काजल पढ़ लिख कर टीचर बन जाती है। ये देख मोहन को बहुत खुशी होती है। रुचि के पति के जाने के बाद रुचि की जिंदगी पूरी तरह से बिखर गई थी, लेकिन रुचि अपने ससुराल वालों के बारे में बहुत सोचती थी। इसीलिए इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो अपने परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाती, बल्कि उनके साथ ही खड़ी रहती है। ऐसे ही एक दिन रुचि सब्जी लेने बाजार के लिए जा ही रही होती है कि तभी उसकी सास लता उसे टोकती हुई बोलती है, बहू कहाँ जा रही है? माँ जी सब्जी नहीं है घर में तो मैं बस बाजार ही जा रही थी सब्जी लेने। बहू, तू वैसे भी इतना काम करती है और अब सब्जी लेने भी तू ही जाएगी। अरे काव्या कहाँ है? उसे बोल दे, वो ला देगी। अब ये सब काम तो वो भी कर सकती है ना। माँ जी वो अपने कमरे में सो रही है, थोड़ी थकी सी लग रही थी इसलिए मैंने उठाना जरूरी नहीं समझा। बहू, तू उसे जितना सर पर चढ़ाएगी ना उतना ही वो नाटक करेगी। अरे उसे भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। कब तक तू ही अकेले सब संभालती रहेगी? माँ जी जब मैं हूँ तो काव्या को कुछ करने की क्या ही जरूरत है। मैं इस घर की बहू हूँ, मेरा तो फर्ज ही बनता है इस घर को संभालूं। तो आप ननद जी को कुछ मत बोलो, वो भी तो अपनी जिंदगी थोड़ी अच्छी से जिए। बहू तू उसे बिगाड़ मत। अरे तेरे सर पर तो वैसे भी इतना दुख है और अब सारा काम भी तू ही संभाल रही है। कम से कम वो तेरी मदद तो कर सकती है ना। ठीक है, मैं आगे से इस बात का भी ध्यान रखूंगी। अब तो ठीक है ना माँ जी, या अब भी कोई परेशानी है? हाँ ठीक है, अच्छा थैला दे, मैं सब्जी लाती हूँ। तू थक गई होगी ना, थोड़ा आराम कर ले। माँ जी मैं अभी आराम करके ही तो आई हूँ, आप मेरी फिक्र मत करो। भगवान ने भी पता नहीं कैसी तेरी किस्मत लिखी है।
पहले पति था तो सुख नहीं मिला, वो नशे में पड़ा रहता था पूरे दिन। अब पति चला गया तो भी तुझे चैन नहीं है। माँ जी, अब पुरानी बातों का क्या ही याद करना, हमारे हाथ में थोड़ी ना होता है कुछ। जब जो होना होता है तब वो हो ही जाता है, हमारा किसी चीज पर काबू नहीं है। कभी कभी तेरे बारे में सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि काश कुछ ऐसा हो जाए और मैं तेरी जिंदगी में वापस खुशियाँ ले आऊँ, सब ठीक कर सकूँ। माँ जी, आप इन सब चीजों की जिम्मेदार खुद को मत मानो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, ये तो मेरी किस्मत ही खराब थी, तो आपको क्या ही दोष देना। अच्छा, मैं सब्जी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर रुचि वहाँ से सब्जी लेने के लिए चली जाती है। लता जब भी रुचि को विधवा के रूप में देखती थी तो उसे बहुत बुरा लगता था। लता कहीं न कहीं इन सब चीजों के पीछे खुद को कसूरवार समझती थी और खुद को ही कोसती रहती थी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद रुचि और लता साथ में बैठे होते हैं। तभी रुचि की नंद काव्या वहाँ आती है और बोलती है, भाभी मैं बहुत थक गई हूँ, आप मेरे लिए एक गरम गरम चाय बना दो, अदरक वाली। बहू क्यों बनाएगी, तू खुद भी तो बना सकती है ना, अभी तेरे हाथ पर काम कर रहे हैं। माँ, आप क्यों बिन बात के बोल रही हो, मैंने भाभी को बोला है ये सब, और वैसे भी भाभी का तो अब यही सब काम बचा है ना, तो जो काम है वो उन्हें करने दो शांति से। तमीज से बात कर तू जो बकवास कर रही है ना वो तेरी भाभी के बारे में है। उसकी जिंदगी में पहले ही बहुत सारे दुख है, तू उसको और दुख मत दे। हाँ तो दुख भी तो भाभी के साथ ही आए हैं ना इस घर में। आप दोनों बस करो, ये क्या कर रही हो आप दोनों। अरे इतनी सी बात है, चाय मैं बना देती हूँ ना। भाभी आप ही माँ के कान भर रही हो ना मेरे खिलाफ, मुझे अच्छे से पता है। आप ना ज्यादा चुगली मत करो, मैं सब अच्छे से जानती हूँ। आप ये जो अच्छा बनने का नाटक कर रही हो। क्या नाटक कर रही है वो, और तू क्या जानती है? यही कि भाभी के आते ही भैया चले गए हमें छोड़कर। अरे जब तक भाभी नहीं आई थी तो भैया कम से कम हमारे साथ तो थे ना, लेकिन जब भाभी आई उसके बाद ही भैया हमें छोड़कर चले गए। माँ जी, अब आप रहने दो, और काव्या तुम आराम से बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। बहू, तूने इसे सर चढ़ा रखा है और यही तुझे इतने ताने देती रहती है, जरा भी शर्म नहीं है इसे तो। माँ, आपको आजकल अपनी विधवा बहू के आगे कुछ और पसंद ही कहाँ आता है। कभी अपने भैया को समझाया होता ना कि वो पीना छोड़ दे तो आज वो हमारे साथ होता। काव्या इसी तरह आए दिन अपनी भाभी को कोसा करती थी, लेकिन रुचि की तरफ से बोलने के लिए हमेशा लता खड़ी रहती थी। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद लता की पड़ोसन रेखा उसके घर आती है और लता से बोलती है, अरे लता कैसी है, थोड़ा अपने आस पड़ोस वालों से भी मिल लिया कर। अब तुझसे क्या ही छुपाऊं, मेरा अपना ही दुख खत्म नहीं होता है तो बाहर क्या आस पड़ोस के लोगों से मिलूं। अरे दुख किसे नहीं है आज के समय में, मैं तो बस इतना बोल रही हूँ, दुख के पीछे भी खुश रहने में क्या बुराई है। खैर ये सब बात छोड़ और बता आज यहाँ कैसे आना हुआ। एक बहुत ही अच्छे लड़के का रिश्ता आया है, इसीलिए मैंने सोचा तुझे बता दूं। क्या, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन काव्या को शादी के लिए बोलूंगी तो वो मानने वाली कहाँ है। हाँ तो काव्या की बात कर ही कौन रहा है, मैं तो तेरी विधवा बहू की बात कर रही हूँ। उन्होंने तेरी विधवा बहू के लिए ही रिश्ता भेजा है। क्या, मेरी विधवा बहू के लिए? लेकिन अब ये छोड़ और जरा ये सोच कि तेरी बहू की अभी उम्र ही क्या है। इतनी छोटी उम्र में उसका घर उजड़ गया, और अब जब इतना अच्छा रिश्ता खुद सामने से आया है तो तू क्यों इतना सोच रही है। बात तो तू ठीक ही बोल रही है, मुझे भी मेरी बहू की उदासी देखी नहीं जाती है। एक काम कर तू, रिश्ते की बात आगे बढ़ा, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। लता अपनी बहू की दूसरी शादी की बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जैसे तैसे करके वो रुचि को दूसरी शादी के लिए मना ही लेती है। शादी की तैयारियां हो रही होती हैं तो काव्या, लता और रुचि की शादी की शॉपिंग के लिए बाजार गए होते हैं। तभी काव्या बोलती है, माँ, आपको अपनी विधवा बहू की शादी करनी है तो करो, लेकिन इतनी धूमधाम से करने की क्या जरूरत है। संगीत कौन करता है विधवा बहू की शादी में। तुझे नहीं आना है मेरी बहू के संगीत के फंक्शन में तो मत आ, लेकिन बार बार ऐसे बीच में ताने तो मत दे। माँ, काव्या सही ही तो बोल रही है, मैं आपकी बात मान गई। मुझे शादी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप संगीत क्यों कर रही हो? ऐसे ही शादी भी तो हो सकती है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे भी कुछ अरमान है और तू मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है, तो मैं तेरी शादी में कोई कमी कैसे छोड़ दूं? हाँ, आपके लिए तो आपकी पूरी दुनिया ही भाभी है, तभी तो इतनी धूमधाम से संगीत करा रही हो इनका। जब मोहल्ले के 4 लोग भी इसी बात को लेकर ताने देंगे ना, तब पता चलेगा कि मैं सही बोल रही थी। लता किसी की भी बात नहीं सुनती है और अपनी विधवा बहू के संगीत की तैयारियां करने लगती है।
कुछ दिनों बाद संगीत का दिन आता है तो आस पड़ोस के सभी लोग वहाँ आए होते हैं। तभी वहाँ एक औरत बोलती है, अरे देखो, अभी पति को गए हुए 1 साल भी नहीं हुआ और अपनी विधवा बहू का संगीत और शादी कितने धूमधाम से करवा रही है। अब कौन समझाए माँ को, उन्हें तो बस अपनी विधवा बहू के आगे कुछ नहीं दिखाई देता है। बेटा, बाहर वालों को तो काम ही होता है बोलने का, लेकिन तू तो अपनी भाभी की नंद है ना, और तू ही अपनी भाभी को सुना रही है। और क्या कर सकती हूँ मैं, अब काम ही ऐसा हो रहा है। अच्छा, तेरा मतलब है कि तू तो अपनी शादी के बाद अच्छे से जिए, लेकिन तेरी भाभी यहीं घिसती रहे। आंटी जी, बेटा देख, तेरी भाभी तेरे घर परिवार के लिए इतना कुछ करती है, तो उसका भला नहीं सोच सकती तो कम से कम उसका बुरा भी मत सोच। लेकिन भाभी को भी तो सोचना चाहिए ना। तेरी भाभी अभी तक तुम लोगों के बारे में ही तो सोच रही थी, तभी तो कहीं नहीं गई, और अब चली जाएगी तो अब तो उसके साथ अच्छा व्यवहार कर। रेखा की बात सुनकर काव्या को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वहाँ से रुचि के पास जाती है। रुचि अपनी सास के साथ होती है, जहाँ जाकर काव्या बोलती है, भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने आज तक आपको ही ताने दिए हैं, लेकिन आप कुछ समय बाद चली जाओगी तो मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ से बुरी यादें ले जाओ। चलो, तुझे अपनी गलती तो समझ आई, और इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या ही कुछ हो सकती है। मेरी विधवा बहू का संगीत अब और भी धूमधाम से होगा। लता अपनी विधवा बहू का संगीत बहुत ही धूमधाम से करवाती है और फिर बहुत ही अच्छे से शादी भी करवा देती है। रूपा का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता अनमोल शादी ब्याह में वेटर का काम किया करते थे, जिसके चलते कई बार वो शादी का बचा हुआ खाना घर भी ले आया करते थे। ऐसे ही सर्दियों की एक रात में हाथों में स्टील की बोतल लिए हुए अनमोल घर आता है और अपनी पत्नी सुधा को आवाज देता है, अरे सुधा, कहाँ हो? यहाँ आओ। पापा आप आ गए? माँ अभी आ रही हैं। माँ बगल वाली काकी के घर गई हैं। लो आ गई। जी आ गए आप, और क्या लेकर आए हैं? अरे आज मैं तुम लोगों के लिए कॉफी लेकर आया हूँ, पी कर देखो, बहुत अच्छी है। कॉफी? हाँ हाँ पापा, मैंने फोन में देखा है। कॉफी वही होती है ना जिसमें ऊपर बहुत सारी झाग भी होती है? हाँ बेटा, वही होती है। जाकर गिलास लेकर आ, आज हम सब कॉफी पियेंगे। अपने पिता की बात सुनकर रूपा जल्दी से रसोई में जाती है, 3 गिलास लेकर आती है। अनमोल तीनों गिलास में बराबर कॉफी डालता है और रूपा फटाफट से कॉफी पीती है और कहती है, हाय रे पिताजी, ये तो कड़वी है, आपने चीनी नहीं मिलाई इसमें? बेटा, कॉफी में सभी लोग तेज चीनी पीना पसंद नहीं करते, सब अपने हिसाब से डाल लेते हैं, इसलिए तू भी डाल ले बेटा। रूपा जल्दी से कॉफी में चीनी मिला देती है और फिर से पीती है और कहती है, अब आया ना मजा, ये बहुत अच्छी है। पापा मजा आ गया सच में। हाँ बेटा, तभी तो लेकर आया हूँ। पापा रोज ले आया करो ना। हाँ हाँ, पापा ही तो बनाते हैं जो रोज ले आएंगे। अरे ये तो शादी में बच गई होगी जिस वजह से ले आए, नहीं तो हम गरीबों के घर चाय बन जाए वही बड़ी बात है। पर माँ, इसका स्वाद देखो ना कितना अच्छा है। घर में तो हम एक टाइम ही दूध वाली चाय पीते हैं, एक टाइम तो बचत करने के लिए काली चाय ही पीनी पड़ती है, और इस कॉफी में तो दूध ही दूध है। चुप कर और जाकर सो जा, पता नहीं कितना बोलती है, मुंह भी नहीं थकता है तेरा। जल्दी पी इसे और लेट जा। अपनी माँ की बात सुनकर रूपा अपना मुंह बंद कर लेती है और आराम से कॉफी पीने लगती है, और कॉफी पीने के बाद वो अपना बिछौना बिछा कर सो जाती है। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। अब रूपा का मन बार बार कॉफी पीने का करने लगा था। ऐसे ही एक दिन वो बैठे बैठे खुद से कहती है, क्या करूं? पापा तो पता नहीं कब दोबारा कॉफी लेकर आएंगे और मेरा मन अभी पीने का है। माँ का मन कर रहा है। क्या करूं? हाँ, फोन में बनाना देखती हूँ, काकी के घर जाती हूँ, उनके फोन में देखती हूँ कैसे बनाते हैं कॉफी। इतना कहकर रूपा जल्दी से उठती है और अपनी पास वाली काकी सुमन के घर जाती है और कहती है, काकी काकी क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस घर के काम कर रही थी। तू बता किस काम से आई है? वो काकी मुझे अपना फोन दे दो ना, मुझे देखना है कॉफी कैसे बनाते हैं, मेरा ना पीने का मन कर रहा है। अच्छा, वो अंदर पलंग पर रखा है, जाकर देख ले। सुमन की बात सुनकर रूपा जल्दी से फोन के पास जाती है और उसमें कॉफी बनाने का तरीका देखती है, जिसके बाद वो अपने घर वापस आती है और अपने जोड़े हुए कुछ पैसों से कॉफी बनाने के लिए दूध और कॉफी के पैकेट ले आती है, और थोड़ी देर मेहनत करने के बाद वो एकदम बढ़िया कॉफी बना लेती है और उसे सर्व करके सुधा के पास जाती है और कहती है, माँ देखो, मैंने कॉफी बनाई है,
तूने कैसे बना ली? पैसे कहाँ से आए तेरे पास? माँ, जो पापा पैसे मुझे देते हैं वही जोड़े हैं मैंने, और इसको बनाने की विधि मैंने काकी के फोन से देखी है, वही से सीख कर बनाई है। आप भी पीकर बताओ ना कैसी बनी है। ठीक है, रुक जा, पीती हूँ। इतना कहकर सुधा रूपा के हाथ की बनी हुई कॉफी पीती है और कहती है, अरे वाह रूपा, तूने तो एकदम बढ़िया कॉफी बनाई है, मजा आ गया पीकर। हाँ माँ, ये तो बढ़िया बनी है। अब से घर में कोई खास मेहमान आएगा ना तो हम उसे कॉफी ही बनाकर पिलाएंगे। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। रूपा अब आए दिन अपने घर वालों को कॉफी बनाकर पिलाने लगती है। साथ ही अपनी काकी के फोन की मदद से वो कई तरीके की कॉफी बनाना सीख जाती है। आसपास के लोग भी अपने घर पर होने वाले छोटे मोटे फंक्शन में रूपा को बुलाकर उससे कॉफी बनवाया करते थे। ऐसे ही एक रात जब अनमोल अपने काम से घर आ रहा था, तभी रास्ते में तेज रफ्तार से आ रही कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और इस हादसे में वो अपने पैरों से विकलांग हो जाता है, जिस वजह से घर के हालात बहुत बुरे हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन अनमोल रोते हुए सुधा से कहता है, सुधा, ये क्या हो गया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम लोगों पे इस तरह से बोझ बन जाऊंगा। अरे अभी तो मेरी रूपा के हाथ भी पीले नहीं हुए थे और मैं इस तरह से अपाहिज हो गया। घर का खर्च कैसे चलेगा? आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना। हम अपनी रूपा की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे, वो भी एक अच्छे घर में। बस आप आराम करो। इतना कहकर सुधा वहाँ से चली जाती है और बाहर आकर फूट फूट कर रोने लगती है। ये सब देखकर रूपा को बहुत दुख होता है, जिसके बाद वो अपने माता पिता की मदद करने के लिए कॉफी का स्टॉल लगाना शुरू कर देती है और 10 रुपए कप के हिसाब से कॉफी बेचना शुरू कर देती है। और क्योंकि रूपा के हाथों की कॉफी पहले से ही सभी को बहुत पसंद थी, इसी वजह से उसको अपने स्टॉल से 2 वक्त के खाने की और अनमोल की दवाई जितने पैसे मिल जाया करते थे। अपनी बेटी की मेहनत देखकर सुधा बोलती है, लाडो, कहाँ हमें तुझे सुख चैन की जिंदगी देनी चाहिए, कहाँ तो हमारी अन्नपूर्णा बन गई है। ये गरीब कॉफी वाली बहुत प्यारी बेटी है। माँ, क्या आप भी? अरे आप तो मेरे माता पिता हैं। आपने मुझे बड़ा किया है, इस लायक बनाया कि मैं कुछ कर सकूं। और अगर पापा उस रात कॉफी न लाते तो कभी मेरे दिल में कॉफी पीने या बनाने का विचार ना आता। और हाँ, जब तक मैं हूँ आपको किसी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है और एक दिन बहुत बारिश हो रही होती है। रूपा के स्टॉल के बाहर एक गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है और उसमें से विवान नाम का एक सुंदर सा लड़का बाहर आता है और रूपा के स्टॉल का नाम पढ़ते हुए बोलता है, गरीब कॉफी वाली, वाह, बड़ा ही यूनिक नाम है। कॉफी भी यूनिक है क्या? जी, ये तो आप पीकर ही मालूम कर लीजिए। 1 कप कॉफी दे दो। रूपा विवान को जल्दी से 1 कप गर्म गर्म कॉफी देती है। कॉफी का एक घूंट भरते ही विवान का दिल खुश हो जाता है और वो कहता है, सच में यकीन नहीं हो रहा है, इसका स्वाद बहुत 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 ज्यादा अच्छा था। मैंने आज तक इतनी अच्छी कॉफी नहीं पी, वो भी इतने कम दाम में। जी साहब, शुक्रिया। वैसे तुम यहाँ इस छोटे से गांव में काम क्यों कर रही हो? अरे बड़े शहर जाके काम करो, तुम्हारी कॉफी का स्वाद बहुत अच्छा है, तुम आगे तक जाओगी सच में। नहीं साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं शहर जाकर काम कर सकूं। मुझे मेरा घर भी देखना होता है। मेरे अलावा मेरे माँ पापा का कोई नहीं है। और अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो? जी आप? हाँ मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है, खास तौर पर तुम जैसे लोगों की, जो कि टैलेंट से भरे हुए और बहुत प्यारे हैं। ऐसे ही विवान रूपा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उसकी मदद करने लगता है। सबसे पहले वो रूपा के घर में खाने पीने और अनमोल की दवाइयों का इंतजाम करता है, जिसके बाद वो रूपा को लेकर जाता है, जहां वो रूपा का गरीब कॉफी वाली के नाम से एक छोटा सा कैफे खुलवा देता है। और धीरे धीरे रूपा के हाथ की कॉफी गांव की तरह शहर में भी बहुत फेमस हो जाता है। साथ ही रूपा की लगन और स्वभाव देखकर विवान को उससे प्यार हो जाता है। और ऐसे ही एक दिन जब रूपा अपने माता पिता के साथ घर पर बैठी होती है, तभी वहाँ विवान आता है और कहता है, वैसे तो मुझे ये बात बहुत पहले कह देनी चाहिए थी, पर अब मैं रुक नहीं सकता। आंटी जी, अंकल जी, मैं आपकी बेटी गरीब कॉफी वाली से शादी करना चाहता हूँ। इस पे मैं अपना दिल हार चुका हूँ, अगर आप राजी हो तो। विवान की बात सुनकर रूपा शर्मा कर भाग जाती है। वहीं अनमोल और सुधा रिश्ते के लिए हाँ कह देते हैं और थोड़े समय बाद ही दोनों की बहुत धूमधाम से शादी हो जाती है।